नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस खास बातचीत के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बेहद अहम मेहमान मौजूद हैं। उस मेहमान का परिचय कराने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस देश में, क्या पूरे विश्व में सबसे धनी वो है जिसके पास जानकारी हो। ख़ासकर भारत में इस बात के महत्व को शुरू से ही समझा गया और हालांकि समझने के बाद कानून बनाने में बहुत बड़ा वक्त लगा, बहुत लंबा वक्त लगा और तब ये अधिकार मिला मूलभूत अधिकार के तौर पर कि हर एक व्यक्ति कोई भी जानकारी मांग सकता है सीधे सरकार से। अब सरकार से जब जानकारी मांगनी हो तो जाहिर सी बात है कि एक रास्ता तय करना होगा। कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार बनाए जाएंगे जो सरकार से जानकारी निकालकर आम लोगों तक पहुंचा सके। और जो जिम्मेदार लोग इसके लिए चुने गए उन्हीं में से एक नाम यशवर्धन कुमार सिन्हा जी का भी है। हमारे साथ आज वही मेहमान हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के महकमे की तमाम जो जानकारी जो हम और आप जैसे आम लोग चाहते हैं वो उन तक पहुंचा सके। अभी तक वो इस पद पर कार्यरत रहे और सबसे लंबे समय तक कार्यरत होने वाले अधिकारियों में से वो गिने जाएंगे। पूर्व CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। सबसे पहले सर, RTI एक ऐसे अधिकार के रूप में हमारे सामने आया जैसे जिसको कहा जाए छुपे हुए हथियार के रूप में हमारे सामने आया। अभी तक शायद हमें पता ही नहीं था कि RTI इस कदर से हमें एम्पावर्ड करेगा। आप एक CIC के तौर पर उस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे अधिकार को किस तरह से देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मैं आभारी हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर आपके साथ शामिल होने के इस प्रोग्राम में। आपने एक बड़ा अहम बात आपने किया है, वो सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में। वो एक बड़ा हिस्टोरिक था। आप कह रहे कि टाइम तो लगा, देर आए दुरुस्त आए, मगर 2005 में जो ये कानून पास हुआ था संसद में, उसका जो अब 17 साल 18 साल हो रहे हैं, 18 साल हो गए और हमें पता चल रहा है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ 18 साल में। तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि आपके नज़रिया पर डिपेंड करता है क्या ग्लास आधा भरा है या खाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये 18 साल के हमारे जो अनुभव बना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ कहलाते हैं, चाहे केंद्रीय में CIC हो या राज्य में SIC हो, उनका जो तजुर्बा है, अनुभव है, जो बाद में लोग आते हैं वो एक कॉर्पस बन जाता है। जैसे आप लीगल फ्रेटर्निटी में कहते हैं कि आपका एक कॉर्पस है डिसीशंस का, तो हमारा भी वैसा है। और हमारा ताल्लुक तो बहुत रहते हैं, कोर्ट्स के साथ भी रहते हैं और हमारे डिसीशंस काफ़ी चैलेंज भी होते हैं कोर्ट में, रिट पिटिशन में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ये पूरा जो मैकेनिज्म, जो सिस्टम बनाया गया है, ये बहुत ही अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में भारत का जो ये कानून है सबसे टॉप तो नहीं कहूँगा, मगर टॉप 10 में तो ज़रूर आएगा। जहाँ तक जो हमारे जो सांसद थे जिन्होंने इसको पास करवाया, जो फिर इनैक्ट हुआ वो 12 अक्टूबर को। जी बिल्कुल। अगर मैं समझूं तो शायद एक पत्रकार के नाते भी और एक अधिवक्ता के नाते भी मुझे लग रहा है कि भारतीय नागरिकों को सबसे ज़्यादा तमाम अधिकारों के अलावा जो दिया गया वो PIL का अधिकार, RTI कानून का अधिकार शायद आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड करने वाला अधिकार है। लेकिन फिर भी एक सूचना आयुक्त के तौर पर किस तरह का मैंडेट आप लोगों के पास होता है? क्योंकि वहाँ पर एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आता है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो क्या कोई सीमा है आप लोगों की, उसके बाद आप नहीं आगे बढ़ेंगे? मैंडेट क्या होता है आपका? देखिए, एक तो ये कानून है पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए और नागरिक को एम्पावर करना।
अब वो इसमें ये कि अगर कोई भी नागरिक सूचना कोई भी सरकारी अधिकारी से, सरकार के अधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो डिफाइन किया गया है एक्ट में, उनसे पूछ सकते हैं। अब जहाँ आपने पूछा मैंडेट क्या है, मैंडेट जो कमिश्नर्स के हैं वो धारा, जहाँ तक मुझे याद है 12(4), धारा 12(4) ये एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, और स्टेट्स के लिए 15(4). तो इसमें कमीशन एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं उनको, द्वितीय अपील अधिकारी। तो हम केसेस सुनते हैं जो फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील में आए, या कंप्लेंट, शिकायत के जरिए आए सीधे कमीशन में। तो और वो हमारा जो रोल तो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है एक्ट में, मगर जो सीमाएं हैं वो सीमाएं दिए हुए हैं, चाहे अगर कैसे सूचना देनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए पब्लिक को, तो वो सेक्शन 8 में सीमित है, सेक्शन 8(1) के एग्जेम्पशंस हैं, और वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जिन्होंने सोचा होगा ये एग्जेम्पशंस का, बड़े सोच समझ के सरकार के हित और जनहित दोनों को ये तुलना, बैलेंस कैसे किया जाए, वो मैं देखता हूँ कि सेक्शन 8(1) में किया गया है। तो वो हमें सीमित करती है कितना हम आदेश दे सकते हैं सूचना प्रदान करने के लिए, और कितना जो नहीं दे सकते, जो एग्जेम्पशंस हैं, तो वो तो है। और जहाँ तक हमारे जो दायित्व है वो सेक्शन 18, 19, 20 में दिए हुए हैं, कमीशन को क्या करना है अगर सूचना समय पे नहीं दिया जाए या गलत सूचना दिया जाए, या अगर शिकायत सेक्शन 18 के अंदर शिकायत आते हैं जो मैलिफाइडली डिनाई किया गया है वो सूचना, फिर उसमें पेनल्टीज लगते हैं। तो वो ज़्यादा तो है नहीं पेनल्टी, मगर पेनल्टी भी स्पेसिफाई किए हुए हैं एक्ट में। तो यानी अगर आरटीआई एप्लीकेशन कोई रिजेक्ट होता है, अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार आप आरटीआई लगाते हैं, उसमें एक जवाब बस आ जाता है कि इस मामले में कोई आपको सूचना नहीं दी जा सकती। यहाँ पे दो सवाल मेरे मन में आते हैं। एक तो कि किस आधार पे ये मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, इसको अगर जानना हो तो मैं कैसे जानूँ? दूसरा, अगर मैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की बात करूँ और उसके और आरटीआई के बीच एक ख़ास तरह की लड़ाई चलती रहती है, क्या वो थिन लाइन है, कौन सी वो सीमा रेखा है जहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और आरटीआई के बीच एक भेद हमें दिखता है? कहाँ से हम एक आम नागरिक होने के नाते हम कैसे समझ पाएँ इसको? जी, आपने बड़ा दो अहम सवाल पूछे आपने। पहला कि जो भी जवाब अगर पीआईओ देता है उसको वजह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है या वो डिनाई कर रहे हैं मैंने जवाब देने में, तो एक वजह होनी चाहिए। अब वो वजह जो है ज़्यादातर मेरे अनुभव में है कि भाई आप हमारे पास सूचना है ही नहीं। सबसे कॉमन जवाब यही आता है कि सूचना है ही नहीं। दूसरा कि जिस प्रकार से आप सूचना मांग रही हैं उस प्रकार से हमारे पास सूचना नहीं है। दो ये सबसे कॉमन। और तीसरा तो खैर है ही, जो हमने जिक्र किया था, सेक्शन 8(1). सेक्शन 8(1) ए से लेके जे तक पूरे एग्जेम्पशन दिए हुए हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो फिर अगर आप एक्सेप्शन क्लेम कर रहे हैं, अगर आप धारा सेक्शन 8(1) ए सॉवरेनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी उस पे जाता है, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो आपको जस्टिफाई भी करना चाहिए कि कैसे ये इन्वोक कर रहे हैं आप, ये प्रोविजन, वो धारा कैसे इन्वोक कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो पब्लिक अथॉरिटी हैं वो सिर्फ कह देते हैं 8(1)H मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो मगर एक्ट क्या कहती है? एक्ट ये कहती है कि दैट वुड इम्पीड द इन्वेस्टिगेशन। तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि आप डिनाई जो कर रहे हैं कैसे वो इन्वेस्टिगेशन 8(1)H में इम्पीड करेगा, समझिए। तो ऐसे और भी धाराएं हैं, प्रोविजन्स हैं जो पर आपको हर केस पे आपको जस्टिफाई करना चाहिए। कुछ तो सेल्फ एविडेंट होते हैं कि भाई आपके सामने आपको कोई, अब ऐसी एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो कैसे मेरे पास आया नहीं था, मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत के कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। अब आप कोई सवाल ऐसे पूछेगा, भाई हक है आपका जानना, आप तो नागरिक हैं, मगर सरकार आपको
क्या देगी वो सूचना, क्या देनी चाहिए, तो ये फिर हम निर्णय करते हैं कि अगर वो 81A क्लेम कर रहे हैं एग्जेम्पशन, तो क्या ये सही है या गलत है। जी, और जैसे कि आपने उदाहरण दिया तो एक सहज ही सवाल बनता है कि आपके पूरे टेन्योर में बहुत लंबा कार्यकाल रहा आपका, लगभग 4 साल, कौन से ऐसा केस, कौन से ऐसा एप्लीकेशन आया जो बड़ा ही चैलेंजिंग लगा आपको, उसका जवाब देना भी और या फिर उसको डिनाई करना भी, कौन सा ऐसी? देखें, वैसे तो बहुत आए हैं, करीब 14,000 से ज़्यादा मैंने केसेस सुने हैं ये 4 साल 10 महीने में, मगर जो चैलेंजेस जो आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं केसेस जहाँ, अब जैसे पुलिस के केसेस हैं, अब पुलिस के केसेस में हमने उदाहरण दिया आपका 81H का, तो रूटीनली वो कोई भी मामला अगर जानकारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है वो आपको डिनाई कर देते हैं। तो क्या ये सही, क्योंकि आप अफेक्टेड पार्टी हैं, आपके घर में चोरी हुई या जो भी आपको तो आपका हक बनता है पुलिस से पूछने के लिए कि अबे क्या हुआ हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या, और आम तौर से लोग डिनाई कर देते हैं पुलिस वाले कि ये इन्वेस्टिगेशन में। तो ये एक आम चैलेंज जो पब्लिक के लिए, हम कह रहे हैं पब्लिक हित के लिए, जनहित के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ सूचना दे दिया जाए उनको। मगर अब कंट्रोवर्शियल केसेस पे तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्शियल लोगों ने बना लिया, है नहीं कंट्रोवर्शियल, मगर लोगों ने बना लिया। तो उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि मैंने जनहित, क्योंकि काफ़ी हमारे आलोचना होती है कि आपने इतने सारे केस सुने मगर उसमें कोई जनहित के लिए आपने क्या किया, या कि आप सरकार को सिर्फ बचाते रहे, ये आलोचना काफ़ी आती है सब। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आरटीआई एक, मैं क्या कहूँ, इंडस्ट्री बन गई है जहाँ लोग, उनका काम ही है आरटीआई खुद लगाना या किसी के तरफ से, किसी के तरफ से या किसी के खिलाफ से लगाना। तो हमें ये सब देखना पड़ता है। और अब जैसे कोविड में सवाल आ रहे हैं कि भाई ये कोविन का सोर्स कोड बताओ हमें, है, या ये वैक्सीन कैसे आपने, अब आप सोचिए कि जब एक पेंडेमिक है, इतना महामारी फैला हुआ है और बेचारे पीआईओ जो भी हैं वो अपना कर, आप इसमें ये लगा रहे हैं सवाल, ठीक है आपका हक बनता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता, वो जो जवाब दे रहे हैं वो, अब वो कैसे जवाब है कि भाई आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, पूरा दिया नहीं, आप हमें बताएं कि इसका सोर्स कोड क्या है, ये क्या है। तो ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं जनहित में ज़रूर होते हैं, और हमें देखना पड़ता है कि क्या हम आदेश दे सकते हैं, क्या कितना तक हम रिवील कर सकते हैं, नहीं कर। आप ये देखिए कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को आप जानती हैं, और यहाँ पर हमने खुद, भारत ने यहाँ पर हमने खुद डेवलप किया है, चाहे कोवैक्सीन हो या एस्ट्राजेनेका के साथ जो कोलैबोरेशन किया हमने। तो ये जो हमारे, और जो बाहरी कंपनीज है वो आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, क्यों, हमारी आबादी इतनी है और हमने खुद आत्मनिर्भर होके खुद डेवलप किया। तो उसके कितनी जानकारी आप देना चाहते हैं, कितना नहीं देना जानते, ये एक चैलेंज है। ये हमारे लिए कोविड के समय और कोविड के बाद में ये चैलेंज रहा है। लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पहल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर एक तरह की जानकारी देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन आरटीआई भी आएगा, तो उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। कितना सफल रही है ये पहल, आपके द्वारा जरूर जानना चाहूँगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तो हरदम आरटीआई के दायरे आता था, अंडर तहत आता था पहले ही से, मगर जो 2019 में सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का जो एक उनका जो केस था, CIC वर्सेस आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का एक था 2019 में, जहाँ तक मुझे याद, जहाँ मुख्य न्यायाधीश जी वो खुद उसके, इसने ये भी कहा था कि वो अलग तो है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, मगर वो बड़ा मुहिम एक निर्णय था, क्योंकि वो अब हम कमीशन में भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हों या राइट टू प्राइवेसी जो आपके 81J में स्पेसिफाइड है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में काफ़ी स्पेसिफाई किया हुआ है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है,
ऑनलाइन उन्होंने बाद में शुरू किया, हम लोग और पब्लिक अथॉरिटीज़ ने ऑनलाइन पहले से शुरू किया था। भाई अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू किया है, मगर ज़्यादातर, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस में खुद काफ़ी सुना हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ज़्यादातर सवाल उठते हैं, लोग सूचना मांगना चाहते हैं अपने केसेस के बारे में, जो जुडिशियल साइड पे आता है। अब जो जुडिशियल साइड पे और रूल्स और रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, अगर आपको सूचना चाहिए तो उन प्रावधानों से आपको वहाँ प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सेक्शन 28 है आरटीआई एक्ट का, वो एक प्रोविजन बनाता है कि भाई पब्लिक अथॉरिटी खुद अपना रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में नहीं मिलता है, तो वो जवाब जाता है कि आप जुडिशियल साइड में ड्यू प्रोसेस के साथ, ड्यू प्रोसीजर के साथ आप वो सूचना ले लें। मगर लोग चाहते हैं कि 10 रुपए दे के पूरा सूचना ले ले, तो ये ठीक है, गलत बात नहीं, पर ये कह रहा हूँ कि हमें भी देखना पड़ता है ना, वो क्या आप लोग कहते हैं ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी, तो वो जब है और आपका वहाँ है तो वहाँ जाइए आप। दूसरा आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पूछा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफिशियल सेक्शन 22 कहता है कि भाई आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई एक्ट सब एक्ट से ओवररूल करता है जहाँ तक सूचना देने का, मगर जहाँ एक्सेप्शंस, हमने फिर भी एक्सेप्शन जा रहा हूँ सेक्शन 8 पे, वो तो आप डिनाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसे हैं प्रोविजंस, और कुछ लागू भी होते हैं जहाँ सेक्शन 8(1) भी अट्रैक्ट होता है, और कई ऐसी जगह जहाँ नहीं अट्रैक्ट होता, तो वो हमें निर्णय लेना पड़ता है कि कहाँ तक सूचना दी जाए, कहाँ तक नहीं। जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात कर रहे हैं सर, अभी हाल फिलहाल में पीएम केयर्स फंड को ये कहा गया कि वो चूंकि सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है इसलिए आरटीआई में नहीं आएगा, जबकि वो एक फाउंडेशन माना जाता है। ऐसा किस आधार पे कहा गया, ये हम सबों के मन में एक बड़ा सवाल आया। उसी के साथ साथ अगर हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट के पहल पे, बीसीसीआई भी इसके पहले इस दायरे में नहीं आता था, सुप्रीम कोर्ट के पहल पे बीसीसीआई को लाया गया, लेकिन आज भी चाहे हम पीएम केयर्स फंड की बात करें, बहुत बड़ा विवाद हुआ, आज तक उसको आरटीआई एक्ट में नहीं लाया गया है, कहीं से भी उसमें सुरक्षा की बात नहीं है, फिर भी क्यों नहीं लाया गया? अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो जो मगर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको याद होगा पीएम केयर्स फंड के पहले एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी था, बिल्कुल, हाँ, वो भी नहीं आया था आरटीआई के दरमियान। मगर ये इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय में ये सब जुडिस है, ये मामला तय होगा वहाँ पर। मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस पर कुछ, क्योंकि अगर मैंने अपने निर्णयों में जितने निर्णय दिए इस पीएम केयर्स फंड में, हमने यही कहा है कि जब एक उच्च न्यायालय गौर फरमारी केसेस चल रहे हैं, तो हमें बोलना शायद ठीक ना हो इस समय। जहाँ तक आपने पीएम केयर्स फंड का तो आपने कहा, जब बीसीसीआई का सीआईसी ने, जहाँ तक मुझे याद है 2018 में डिसाइड किया था कि ये पब्लिक अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट, मगर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक वो स्टे लागू है। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको पब्लिक अथॉरिटी की जो अवधारणा साफ की थी, उसी आधार पे ये माना गया था कि आरटीआई एक्ट के तहत आए। बीसीसीआई अभी भी उस केस को लड़ रही है, उसी तर्ज पे पीएम केयर्स फंड को भी डाला गया है। लेकिन ऑफ कोर्स ये चूंकि मामला सब जुडिस है तो इस पर एक लिमिट के बाद नहीं बात किया जा सकता, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो सब चीज़ें सबके सामने आए। हमारे साथ सर बहुत सारे अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, कानूनी मामलों की बात चल रही है, उनके भी कई सवाल हैं। मैं एक एक करके आप लोग का सवाल भी लूँगी। कौन पूछ रहा है सबसे पहले? Good afternoon, sir. This is Sona Rajkumar. So my question is, what are the challenges faced by the department while receiving the anonymous RTI? So, actually, you're not supposed to answer anonymous RTIs. The RTIs have to be filed by a citizen of India. And it should be clearly, whether it's online or whether it is offline, the identity of the RTI applicant has to be made
open. I mean, it's very clear that without that we cannot. I mean, we entertain RTIs ourselves as a Central Information Commission, or rather we used to in my case now, since I've been retired 11 days or 12 days ago. But the public authority is supposed to receive an RTI only from those people who are Indian nationals and whose identity is known. You cannot file a pseudonymous or anonymous RTI. Thank you, sir. महोदय, आपको मेरा सादर नमस्कार। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करने वाले 80 से 85 से और ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 500 से ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया। तो इस डर के माहौल में हम जैसे आम जनता इस अधिकार का कैसे इस्तेमाल करेगी? धन्यवाद। देखिए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि कुछ ऐसे हुए आरटीआई एक्टिविस्ट या जो सवाल पूछते हैं आरटीआई एप्लीकांट, उनको मौत के घाट उठाया गया। मैंने भी पढ़ा है और कुछ चिट्ठियाँ भी आई हमारे पास, मगर ये तो खैर ये तो लॉ एंड ऑर्डर मैंने कमीशन, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस पर। ये तो जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सरकार हो, राज्य स्तर पे या केंद्रीय सरकार, जो भी है, उनको एक्शन लेना पड़ता है। ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये राज्य सरकार पे आते हैं। तो वहाँ राज्य सरकार, पुलिस वहाँ के, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास है। मगर होते हैं ऐसे केसेस, मगर जितने हमारे पास केसेस आते हैं या जितने आरटीआई फाइल होते हैं साल में, अगर आप देखें तो उसके मुकाबले ऐसे जो होते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कम ही होते हैं, पर होते ज़रूर हैं, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं उसके बारे में। और किसी? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज शुभांगी छोकर। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आरटीआई ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसके लिए एक्ट बनाने की क्या नेसेसिटी हुई कि एक्ट बना उसके लिए? ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानेंगे, आप लॉ स्टूडेंट हैं। मगर क्योंकि हाँ, आपने सही कहा, आई थिंक आर्टिकल 19 है जहाँ फंडामेंटल राइट दिया गया। मगर एक्ट बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि एक पूरा एक मैकेनिज़्म बन गया है और रूल्स और रेगुलेशंस बन गए कि अगर आप सूचना मांगती हैं तो कैसे मांगती हैं, कितने टाइम पर आपको जवाब मिलना चाहिए, और नहीं जवाब मिलने पे क्या एक्शन आप ले सकती हैं, ये सब स्पेसिफाई किया गया है। तो उसमें फ़ायदा आप ही का है, ये जनहित के लिए। तो ये बड़ा वो क्या कहते हैं, सिटीजन सेंट्रिक लेजिस्लेशन है ये। सर, जब बात आरटीआई एक्टिविस्ट की मौत की चल रही थी, एक उसके लिए एक बड़ा सवाल उठा, वो ये कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। जो अगस्त 2019 में चुनाव आयुक्तों के जो माफ़ कीजिएगा इंफॉर्मेशन सूचना आयुक्तों के जो वो जितने भी वेतन थे, भत्ते थे, वो सरकार तय करेगी, ये शुरू हो गया। उसकी वजह से भी अब चूँकि उन सब कुछ सरकार के द्वारा तय होगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का एक दबाव आयुक्तों पर रहेगा। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि आयुक्तों पर भी दबाव है और एक सीमा के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते इस पूरे अधिकार को उस रूप में लागू करने में जैसे कि इसकी कल्पना की गई थी? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, क्योंकि जब मैं शपथ ग्रहण किया था मैंने 1 जनवरी 2019 को, तो वो जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें अनअमेंडेड एक्ट, तो हमारा स्तर, हमारे वेतन सब प्रिस्क्राइब थे। और फिर जब मैं मुख्य सूचना आयुक्त बना तो नए वो अमेंडमेंट्स के बाद संशोधन जो हुए थे उसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि जो मैं कार्य उस समय करता था और उसके बाद में कोई फर्क नहीं आया। हमारे आदेश, हमारे निर्णय में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ कि 4 साल 10 महीने में मुझे एक बार भी कोई सरकार के तरफ से, माने कोई उच्च पद या कोई भी पद से कोई हमें प्रभाव डालने की कोशिश किया गया या हमें इन्फ्लुएंस किया गया कि या कोई डायरेक्शन, तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, मगर रिक्वेस्ट भी किया गया कि आप ये करो या ना करो। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो है मामला, ये ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है। सरकार ने और फिर संसद ने उसको अमेंड किया एक्ट, और कुछ
पर्क्स घटा दिए, स्टेटस थोड़ा सा कम कर दिया, मगर जहाँ तक हमारे काम करने का है उस पर तो कोई असर आया नहीं। मुझे तो मेरा अब तक तो नहीं आया, मेरा ये अनुभव है जी। लेकिन और भी जो सूचना आयुक्त हैं कई स्टेट्स में हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत एक्टिव नहीं हैं, बहुत ही एक तरह से आप उसको निर्जीव संस्था कह सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ कुछ जगह तो काफ़ी एक्टिविटी है, काफ़ी फैसले भी आ रहे हैं, उस पर नज़र भी रह रही है, कई ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी कोई संस्था काम ही नहीं करती, और वहाँ पर जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि कई आरटी एक्टिविस्ट को मार दिया गया, जैसे महाराष्ट्र उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर ऐसी घटना हुई है, गुजरात में भी हुई है। आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है कि कहीं के तो आयुक्त बहुत एक्टिव हैं, कहीं के इनएक्टिव हैं? क्या इनके लिए कोई एक स्टैंडर्ड वो बनाया जा सकता है कि इतने केसेज आपको करनी ही है, कोई पैरामीटर बनाया जा सकता है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में सिर्फ नहीं, सब जगह हो रहे, बट ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं, हाँ। ज़्यादा केसेस ऐसे नहीं हुए हैं, और ये सुरक्षा का मामला है तो ये सिक्योरिटी तो वो देंगे। मगर जहाँ तक आपने कमीशंस की बात की, जो एक्टिव इनएक्टिव, वो तो अब देखिए हर एक राज्य सरकार को उनका दायित्व है, उनके पावर्स में आता है कि आप एक नियुक्त करें कमीशन और कमिश्नर्स। तो अब अगर आपके मुझे 26 या 27 जितने हमारे कमीशन हैं उसमें से कुछ तो होंगे तो ज़्यादा एक्टिव हैं, अब कुछ हैं। अब आपको बताएं कि हमारे केंद्रीय सूचना आयोग, जब मैं मुख्य सूचना आयुक्त बना तो कितने 39,000 केसेस हमारे पेंडिंग थे, कंप्लेंट सेकंड अपील। जब मैं छोड़ा तो 20,000 हो गए, क्योंकि कमिश्नर कम पड़ गए, मगर 1 अप्रैल इस साल को आधा से कम 19,000 केसेस पेंडिंग रहे, 29,000 से लेके 19,000। तो इतना हमने उसको डिपेंड करता है कि कैसे आप केसेस डिस्पोज करते हैं, कितने आपके कमिश्नर्स हैं। अब कुछ कमिश्नर्स हैं जिसमें यहाँ कमिश्नर नहीं हैं या कम हैं, तो वो सरकार, जो राज्य सरकार है, ये उन पर निर्भर है कि वो पोस्ट फिलअप करें, भरें, कितनी जल्दी भरें, और फिर उनका कार्यकाल कितना है, वो क्या उनका वर्किंग मेथड्स है। क्योंकि एक्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों ऑटोनोमस है, तो हम ना उनको आदेश दे सकते ना वो हमें आदेश दे सकते हैं। तो एक्ट में ये प्रावधान है। हाँ, हम दूसरी बात है कि हमारा एक नेशनल फेडरेशन है जहाँ हम मिलते हैं साल में 1 या 2 बार, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो समस्याएं हैं, हम विचार करते हैं, उस पर शेयर करते हैं। तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, मुझे फ़ायदा खुद हुआ और लोगों को कहते भी हैं, जो हमें फीडबैक मिलता है कमीशन से। तो हम लोग, मगर जहाँ तक अपॉइंटमेंट है, जहाँ तक काम है, वो सब ऑटोनमस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो। जी बिल्कुल। और एक सर जुमला है राम राज्य का, हम लोग कहते रहते हैं, राजनीतिक तौर पे हमेशा बोलते हैं कि राम राज्य आना चाहिए जिसमें सब बराबरी हो। अगर मैं आरटीआई की बात करूं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ तो आरटीआई जैसा एक अधिकार दिया गया कि हर एक सूचना आपको मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से आरटीआई पर लगाम लगा दिया गया। जाहिर सी बात है कि एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। क्या आपको लगता है कि अगर एक साथ आरटीआई और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट साथ नहीं चल सकते? अभी पहले हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात कही, एक और रास्ता खुल जाएगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से जब आरटीआई और कम से कम लोगों तक पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कि आरटीआई को कमज़ोर होते हुए हम देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से? देखिए, इस पर भी मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ जो अमेंडमेंट जो जैसे हुए हैं 81J पर हुए हैं, अब इसमें आप देखें 2 चीज़, एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और दूसरा व्हाट कैन बी रिवील्ड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी रिवील्ड। अब ये देखिए बड़ा अच्छा है कि होनी चाहिए ये, मगर जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तब आप देखते हो क्या समस्या आती है। अब आपको एक उदाहरण दें,
ये व्हाट कैन बी रिवील्ड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट ट्रेजरी शुड बी रिवील्ड। वो तो सॉवरेन है, पार्लियामेंट को सब चीज़ आप दे सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को कुछ भी दे सकते हैं आप, उनका हक है, वो तो मांग सकते हैं। तो क्या जो भी आप देंगे वो आप नागरिक को दे सकते हैं? पब्लिक, नागरिक को देना माने पब्लिक करना, तो आप पब्लिक कर सकते हैं? ये मसला है, सोचना पड़ता है इस पे, क्योंकि कई बार, अब मैं एक छोटे से उदाहरण दूं, किसी महिला का मेडिकल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मेडिकल बिल, उसमें बहुत निजी इन्फॉर्मेशन, अगर पार्लियामेंट मांगे सच में तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मगर क्या आप वहाँ सब देना चाहते हैं एप्लीकेंट को? मैं ऐसे एक उदाहरण लिया, ऐसा कोई केस आया नहीं मेरे सामने, मगर मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि कैसे ज़रूर, हाँ, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी हुए हैं, हाल में हुए हैं जी, तो ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो अब वो जो हटा दिया है कि जो पार्लियामेंट, हमें लगता है वो बड़ा स्पष्ट हो गया है अब कि क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। दूसरा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वो है, कौन, हम डिसाइड करते हैं कमीशन में, पीआईओ करता है, फर्स्ट एपरेट अथॉरिटी करता है, सबके अलग अलग नजरिया होते हैं क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। और इन एनी केस जहां तक सेक्शन 8(2) है वो अभी तक कानून में है। वो लार्जर पर वो भी रिफर करता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे ओवररूल करते हैं अदर एक्ट्स प्रोविजंस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भी कोई भी एक्ट्स हैं जो करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे अभी कहना कि ये कानून को, आरटीआई एक्ट को वीकन कर दिया गया है या क्या, मुश्किल है। मैं अभी वो उस नतीजे पे पहुंचा ही नहीं जी। अभी उस पर सोचना बाकी है, सोचने की बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे देखना है कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे, क्योंकि भाई कितने आरटीआई हैं जो सवाल पूछते हैं निजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, ज्यादातर अब हम किसी से पूछते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं ये आरटीआई, वजह पूछना है ही नहीं एक्ट में, हम पूछ नहीं सकते आपसे। अगर आप एप्लीकेंट है और आपने पूछा किसी के बारे में कुछ, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों ये पूछ रहे हैं, क्या इसका आपका मकसद क्या है। मगर ज़्यादातर केसेस होते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल को, सब केसेस नहीं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो आपने अच्छा सवाल पूछा, मगर ज़्यादातर होता है कोई निजी मामला, चाहे वो अपने कॉलीग्स में हो, कोई प्रमोशन के सिलसिले में, या कोई दुश्मनी हो, अगर कोई अधिकारी ने आपका काम नहीं किया ठीक समय पे, या नतीजा जो आप चाहती थी वो नहीं मिला आपको, वो तो आपने उसके बारे में पूछ लिया। व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, दुश्मनी तो खैर एक बड़ा तगड़ा स्वभाव, जी हाँ, आप सही कह रही हैं, वो व्यक्तिगत कुछ है, निजी स्वार्थ मसला है जिसके चलते आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तो उस पर भी देखना पड़ता है कि भाई कितना आप दे सकती हैं, कितना नहीं दे सकती हैं। तो उस पर ये मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए जितना आप सूचना दे सके, इसीलिए सेक्शन 4(1) जो है आरटीआई एक्ट का, वो कहता है कि आप अपने वेबसाइट पे आप जितनी ये सूचना दे दें, भाई आपकी तनख्वाह क्या है, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, कहाँ ऑर्गेनोग्राम, कहाँ काम कर रहे हैं, तो ये सब पूरा एक्ट में दिया हुआ है कि क्या आप पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं। अगर हर एक पब्लिक अथॉरिटी उसको फॉलो करे ठीक से, तो शायद आरटीआई एप्लीकेशंस ही कम हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब वहाँ पे कवर हो जाते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अलावा से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक बहुत बड़ी जिसको कहा जाए सरदर्द हैं, जिनके बारे में कुछ खास पता नहीं होता, उनके नेताओं के बारे में, उनके अपने, हालांकि तमाम, चाहे चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए, सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस चल रहे हैं और अभी चलते आए हैं। आरटीआई की भूमिका आप कहाँ देखते हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में? देखिए, सीआईसी ने तो अपना निर्णय दे दिया इसमें। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एक फुल बेंच ने इसका एक आदेश, डिसीजन दे दिया था, वो अब कोर्ट में विचाराधीन है, चैलेंज है कोर्ट में। तो इसीलिए अगेन मुझे कुछ कहना सही नहीं होगा इस समय, क्योंकि अगर वो सब्जुडिस मैटर है
तो तो उस उस पे पे ज़्यादा ठीक हमें कुछ कहना ठीक नहीं और होगा। जब बात मगर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर पारदर्शिता और जवाबदेही कानून बना रहे हैं आप, जिसमें ट्रांसपेरेंसी ये सब, तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर होते हैं उनको कानून फॉलो करना चाहिए। जो प्रावधान है आरटीआई एक्ट में उसको फॉलो, जो भी पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर होते हैं या माने जाते हैं लीगली स्पीकिंग। जी। ये 21H में है कि प्रावधान की कैसे आप पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर हो सकते हैं नहीं। जी सर, आपने जैसे बताया कि कई लोग इसलिए इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि उनके कुछ खास तरह के अपने निजी स्वार्थ हैं। अगर हम पुट्टास्वामी फैसले की बात करें, जहां पर निजता के अधिकार की बात हुई थी, जिसमें साफ तौर पर 3 पैरामीटर्स दिए गए कि लेजिटिमेट एम और प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगैलिटी, ये तीनों चीज़ें चेक की जाएंगी। जाहिर सी बात है कि आरटीआई जो आप लोगों के पास, तमाम आयुक्तों के पास ये पैरामीटर्स भी हैं और इन पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही आप जवाब देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस संदर्भ में अगर हम देखें तो आरटीआई को लेकर अभी भी बहुत क्लैरिटी आम लोगों के के दिमाग में नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि आरटीआई है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी इसको और ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है लोगों के दिमाग में कि ये सूचना का अधिकार है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है? क्या आप ये कहना चाहेंगे? ज़रूर, क्योंकि देखिए, जहाँ तक आपने वो जजमेंट का रेफ़र किया है वो तो खैर न्यायपालिका और जो लॉ फ्रेमर्स है वो करेंगे। हमारे लिए जहाँ तक है, जो बॉडी ऑफ जजमेंट्स आए हैं, जब ने सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का वो डिसीजन और भी हैं, आदित्य बंदोपाध्याय और भी ऐसे डिसीजंस हैं जो लैंडमार्क डिसीजंस कहलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो गाइड करते हैं हमें कि क्या आरटीआई एक्ट के कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा डेफिनेशन, चाहे सी श्याम हो या सब पूरा दिया। सुभाष चंद्र अग्रवाल में तो 2-3 पैराग्राफ जहाँ तक मुझे याद है वो जजमेंट पे हैं। तो वो हमारे लिए एक बड़ा, एक क्या हम अंग्रेजी में कहते हैं लीफ मोटिव, गाइडिंग वो हो जाता है और हम उसका फिर उसी के हिसाब से अपना आदेश देते हैं, अपने आदेश जो देते हैं। तो ज़रूर लोगों को, नागरिकों को और समझना चाहिए। तो ये तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई ये कैसे आरटीआई के जो प्रोविजन, प्रावधान है, लोगों को समझाया जाए। कुछ कमीशंस कर रहे हैं और नेशनल फेडरेशन में हम जानते हैं कुछ कमीशंस, कुछ पब्लिसिटी एक्सरसाइज में, ज़्यादातर ये जो काम है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। एक्ट में लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, और वो अभियान चलाते हैं। कुछ चलाते हैं जहाँ सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जहाँ कुछ प्रांतों में, राज्यों में देखा है कि लोग गांव-गांव जाके या तहसील में या ब्लॉक में, जिला में प्रोग्राम करते हैं लोगों को बताने के लिए कि कैसे ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। और उससे फायदा जरूर होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग जो सवाल भी पूछते हैं अब ऐसा पूछते हैं कि जवाब देना ही पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटी को। और भी सर कुछ और जवाब आपको देने पड़ेंगे। जी, कौन पूछेगा? या माइक है, पहले इनसे ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सौम्य शुक्ला है, मैं मुंगेली छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आरटीआई है वो क्या रोल प्ले करता है करप्शन को कम करने में? ज़रूर जो रोल तो प्ले करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। वही इनके जो मकसद इन एक्ट का था, जो एक तो था पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा कॉम्बैटिंग करप्शन। तो तीनों ये जो आपके जो प्रिंसिपल जो आप वो एक्ट में है, अब कितने हद तक वो सफल हुआ है नहीं, वो तो खैर हर प्रांत में, हर ज़िला में अलग अलग जवाब मिलेगा आपको। पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सरकार को, पब्लिक अथॉरिटी को वो अपनी चेतावनी दिया है, टोज पे रखा है उनको, उनका अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही बढ़ गया है। थैंक यू सर। जी, दूसरा सवाल। Namaste sir, this is Abhishek S. Chauhan. Sir, my question is that when you were posted as a India High Commissioner to UK, you stated that UK must accept more number of Indian migrants for signing a free trade deal.
Sir, don't you think that by signing this deal, it will create a violation on the restrictions on the trade practices, and deploying the Indian eminent persons as well as the personalities in the different field to UK will debar the India's growth and development? इसके पहले मैं बता दूं कि सर यूके में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं और श्रीलंका में भी, और ख़ास उनके जो काम हैं ख़ास तौर पर याद किए जाते हैं इन सभी देशों के साथ भारत को के संबंध को लेकर। ये सवाल मैं भी पूछने वाली थी आपसे, चूँकि अभी आरटीआई का ये चल रहा था, बहरहाल इन्होंने पूछा है तो इसका जवाब दे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने व्हाट आई हैड सेड एट दैट टाइम वाज दैट there should be freer movement of people, and that also means of skilled manpower, and the requirement, and COVID, I came back before COVID, 2 years before COVID I was back in India, but COVID proved it. There was a shortage, and even when I was there, an acute shortage of doctors in the NHS system. And the doctors were coming from countries, mainly from India, but from other countries too in the region. So if you put restrictions, you are actually harming yourself. The NHS system was being harmed by not allowing trained people in the medical field, whether doctors or paramedics, etc., coming in. They appreciated and understood that, and they relaxed the system. They changed it. There was a rule, for instance, that for students, they had abolished this post-study work visa. They reduced it to 4 months or 6 months, I forget. And it was earlier 2 years. Now they have restored it back to 2 years simply because they realized that the students who go there, the international students, not just Indians, but others, make a valuable contribution to their country, to their society. So, you see, ultimately it is in what is in national interest, and more importantly, how you perceive national interest. So, in the FTA, which I read from the papers today, is more or less finalized. There are a few chapters that need to be finalized. I'm sure, I haven't seen the draft, I'm not part of the negotiating team, but I'm sure there would be a provision where at least skilled manpower can go. Now, that doesn't mean that they should go abroad and settle. That I don't think any treaty is going to sort of provide for that. But if skilled manpower from India, whether they are doctors, engineers, IT professionals, or whoever, lawyers, if you can go and get some experience, gain some expertise, and come back to your country, come back to India, and contribute meaningfully for India's growth, that is a win-win situation for you and both the countries, or whichever countries involved, certainly India. But the brain drain, I appreciate the point you are trying to make. Yes, that is an issue which obviously everyone, all of us need to be concerned about. But by going abroad, getting experience and coming back, I think that's a very good thing. Thank you so much, sir. Thank you. सादर नमस्कार सर। सर नमस्कार मैम। एक अधिवक्ता के रूप में मेरा नाम दीपक राजा एडवोकेट। तो अधिवक्ता के रूप में ना मेरे मन में एक सवाल आया आरटीआई से रिलेटेड कि इफ़ द पिटिशनर आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो समय सीमा है वो 30 डेज है। अगर कोई पिटिशनर है जिसकी लाइफ पे बना हुआ है और उसको कुछ पेनल्टी होने वाला है और हमने आरटीआई फाइल किया है और हमें वो 30 डेज में नहीं, बहुत जल्द चाहिए, तो क्या आरटीआई एक्ट में से कुछ समय सीमा है उस पर्सन के लिए, क्योंकि उसकी राइट टू लाइफ पे आ गया है, तो कुछ लीगली ऐसा है सर आरटीआई एक्ट में जो उसकी लाइफ को थ्रेट करने से बचा सके? ये अगर 30 दिनों से अंदर हमें या कुछ दिनों में चाहिए या अर्जेंट मैटर में चाहिए, तो ऐसा कुछ है सर? जी एकदम, ये एक्ट में प्रोविजन है, जहाँ तक मुझे याद है सेक्शन 7 है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट प्रोविजन, कि लाइफ एंड लिबर्टी केसेस में आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब 48 घंटे में मिलने चाहिए, 48 आवर्स। और अगर नहीं मिला तो अगर आपने इन्वोक किया लाइफ एंड लिबर्टी क्लॉज और आपको 48 आवर्स में जवाब नहीं दिया है इन्होंने और 30 दिन के बाद दिया या 30 दिन में दिया, तो उनको माने पीआईओ को बोलना चाहिए कि क्यों वो समझते हैं कि वो लाइफ एंड लिबर्टी नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ आपने जैसे केस का जिक्र किया, ज़रूर होगा लाइफ एंड लिबर्टी इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसे केसेस हैं जो स्ट्रिक्टली, और वो आप लोग लीगल फील्ड में ज़्यादा जाने, और लाइफ और लिबर्टी में आते नहीं है मगर जानबूझ के इन्वोक किया जाता है, तो ये दो देखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। They are the lawyer techniques. Lawyers can argue either way, I suppose.
Say ahead, please. You just mentioned about how many nuclear weapons India has. A question like that. Now, in this respect, the Information Commission is also a repository of information plus a protector of information. Now, if you go to Jane's publishes all weapons and everything of all country, and people take it for granted. Does it become the response? If they say make a mistake, or in social media it comes out, is it the responsibility of the CIC to go out and stop that mistake? I mean, correct that mistake. Is that the responsibility, or it is not a responsibility unless it comes to you? You do not react. So I just Suo want motu आप करते हैं. I wanted to mention that we are not the repository of information. We are only the implementing mechanism to the Right to Information Act per se. So if there is, for instance, you mentioned Jane's. Now Jane's publishes how many aircraft you have, how many nuclear weapons there are. In nuclear weapons, they are more approximate, etc. Now whether that is correct or not, I don't know. And governments don't react. Governments don't say, no, we have 180, not 150, or we have 100, not 150. That ambiguity helps the government actually. So Jane can write whatever it does. There are other people, I'm sure they have sources, authoritative, I don't know, I'm sure they have authoritative sources, but we don't sanctify what they are saying because anybody can say anything. And why should we then, unless the government feels, and by we I mean the government, because the Information Commission has no role there. If there is, Information Commission has a role where there is a suo motu disclosure of information under Section 4. So we conduct transparency or third-party audit every year. The report that we submit to Parliament has an annexure where public authorities are graded in their implementation of the Act, particularly Section 4.1. So there is no proactive action on the part of the CIC. As far as the CIC is concerned. As far as the government is concerned, of course, I mean, there's the whole Ministry of Information and Broadcasting, etc. They take a call on whether to correct a false narrative or not to correct a false, or to provide the correct perspective. That is a decision taken by the government. We are not part of that decision making. Yeah. A very good afternoon, sir. Sir, you being serving as the highest authority in the Central Information Commission, I wanted your opinion regarding in RTI Act there are very provisions which are not exhaustive in nature, as well as there are many provisions which is not mentioned in that. For example, public authorities definition is not exhaustive in nature. So many times government have used that in their favor. Example, ma'am also talked about PM care funds. They included that in public authority, as well as in RTI there is no whistleblower protection also, and there is no provision for the penalty for filing unnecessary RTIs, because we have seen many times many RTI activists file RTI application just to trouble the other person. So I wanted your opinion regarding in that, if some cases comes to your commission regarding in all this stuff where you don't have any provisions in the act, or it's where the provisions are not exhaustive in nature. So how you should how you dealt with all those cases, because for everything a person can't go and file case in high courts and supreme courts, because end of the day it's justice delayed is justice denied. So I just wanted your opinion in that. See, I talked in the beginning about frivolous and vexatious litigation. That is a category apart. But where the question of interpretation is involved, the provisions of the Act per se we interpret. Now, sometimes even our interpretation is challenged in the High Court or Supreme Court, and then the Honorable Courts decide, because they are the final arbiter. Though Section 23 of the Act says that the decisions of the Commission would be final, but you are aware that the courts, the higher courts, have that plenary jurisdiction where they hear writ petitions on these matters. So some of the cases on public authorities, for instance, Rajshiji also mentioned, they are sub judice. So what the Commission had to say, they have already said it. And now the Honorable Courts will decide whether that was correct or incorrect, and whether they are public authorities or not. So for us, we don't sort of comment on that. But for instance, DISCOMs.
Now, we had decided that DISCOMs, which is something that all of us are concerned as citizens or people living here, so DISCOMs are public authorities. But that was challenged in various courts. And the Commission actually tried to get all those challenges together under the Honorable Supreme Court, but that did not happen. So now DISCOMs are outside the Act. They provide public goods, public services to citizens, but they are outside the RTI Act. Now the courts will decide whether they should be a public authority or not. I mean, you mentioned BCCI and political parties, but DISCOMs is something that concerns each one of us. We pay our electricity bills. So we must, they must be, of course they are accountable, there are other ways of doing it outside the RTI Act. The other point is the amount of second appeals and complaints that we get every year. Now there are some cases, and I personally during COVID decided one case, I will not give the details too much, where the applicant in a cyclo-styled sheet just changed the address. Okay, I'll tell you a hint, I'll give you a hint, it was against that time the MCD, there were I think 3 or 4 MCDs in Delhi. Now it's all NDMC and 1 MCD. That time there was South and North and East, etc. So this applicant would change the public authority, East, West, or East, North, South, or whatever, change the address of where he wanted information regarding, but provide in hundreds and thousands. So I disposed of that case without hearing. I think it was in June or July, I forget, 2020, disposed in one go. And I quoted provisions of the Honorable Supreme Court and the Honorable High Courts where they talked about vexatious litigation, etc. But on the other hand, you balance it with what you can do. What good have you done? I mean, if that question I wanted to reframe, what good have you done? Yeah. Now, you were students. I didn't know what an OMR sheet was, but in my time, we had multiple choice just about introduced when the prelims were introduced in UPSC. When I was the second batch that wrote the prelims for the UPSC. For us, it was a novelty doing multiple choice. I mean, we did it in school, but not too much. Now everybody does it. So I was not very familiar with the term OMR sheet. So there was a case, not one but many, but the first case that I adjudicated in 2019, I think it was 20, I forget, against the DSSB, Delhi Service Selection Board, where OMR sheets were being denied to the candidate. So the candidate was asking for OMR sheets under RTI and they were being denied. And I said, but the candidate has a right to know his or her marks. He or she doesn't have the right to know others' marks, but your own marks you should be given, and how you fared you should be given. So I was told there that the board, it was a policy decision that OMR sheets will not be revealed. I decided that this was incorrect. This was wrong. This was a violation of the Act. So I ordered that OMR sheets be given to the candidate concerned. 30, not 30, at least 20 cases I heard with the same decision. They hadn't changed. When we started invoking our jurisdiction in terms of action to be taken for violation of the Act, the board sensibly revised its decision and they started giving. And so many students, candidates wrote to me thanking me, for that. One case of a widow, a government employee's widow. Her pension was stuck for 8 years. And I must say there, civil society played a very important role in getting that lady, she was illiterate, to get her to file the RTI, etc. By the time the case came to me, and I won't mention the public authority, that would not be correct, but by the time the hearing notice went, and the day of the hearing, this old lady came and thanked me profusely. I was embarrassed because she's an elderly lady. She said, I just came to thank you. And she must have come from a village outside Delhi, the rural areas, semi-rural areas, came all the way just to thank me, because the minute the Commission's notice for hearing went, the concerned public authority paid the pension. And the sort of job satisfaction you get when you're able to do a small thing for, someone who was obviously suffering for some time, and it was not a big amount that she was getting, but for her it was very important. So there are cases where you can help, where you do it in larger public interest, sometimes where you help people, individual cases as much as you can within the scope of the Act. But obviously there are cases where people are not satisfied with your decisions and they have a right to be dissatisfied and they criticize you. That we are a democracy and that's freedom of speech. Yeah.
सर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो सरकार के साथ संबंध है वो बहुत अहम हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है जब 2006 में सूचना आयोग ने जनवरी 2006 में एक फैसला सुना, उसमें कहा कि हर एक फाइल पे नोटिंग और नोटशीट होनी चाहिए, तभी वो फाइल पूरी मानी जाएगी। नोटिंग और नोटशीट की जानकारी आरटीआई जो भी लगा रहा है उसको दी जा सकती है, लेकिन जुलाई में ही सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया। क्या ये माना जाए कि सूचना आयोग हमेशा आगे बढ़कर लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहता है? सरकार में बैठे लोग, क्योंकि कभी भी शायद मुझे लग रहा है कि अगर मैं पॉलिटिकली कहूं और एक मीडिया पत्रकार होने के नाते कहूं तो राजनेताओं को ये हमेशा सूट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे, पब्लिक के पास नहीं रहे। क्या ये एक तनाव है लोगों के बीच, दोनों संस्थाओं के बीच एक तरह से कहा जाए तो, और इसको कम करने के लिए रास्ता क्या है? देखिए, जहाँ तक फाइल नोटिंग का सवाल है, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि हर फाइल नोटिंग आप नहीं दे सकते एप्लीकेंट को। भाई वो आपने सही कहा कि भाई फाइल तो कंप्लीट है, नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों मिला के, मगर आपको ये देखना है कि फाइल नोटिंग में है क्या, जो क्या वो कोई एग्जेम्पशन अट्रैक्ट करता है सेक्शन 8(1) का है नहीं। अगर करता है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर आप सोचते हो कि देना चाहिए तो कम से कम आप जो पदाधिकारी है उसका नाम तो हटा दें, क्योंकि वो फिर उसके प्राइवेसी के खिलाफ होता है। आप कैसे होते हैं प्रमोशन केसेस में, मेरे पास आते हैं केसेस ऐसे, प्रमोशन या पेनल्टी कोई पब्लिक अथॉरिटी ने लगाया अपने एम्प्लॉय को, तो वो जानना चाहता है किसने साइन किया, किसके क्यों। हाँ कि भाई जनरल मैनेजर ने साइन किया वो सही है, बट किस जनरल मैनेजर ने साइन किया है, क्या वो वैसी सूचना देनी जरूरी है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। तो फाइल नोटिंग एक ऐसा बैन तो नहीं कि हम नहीं दे सकते हैं, जरूर देते हैं, हम देते भी हैं फाइल नोटिंग। कभी कभी कहते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आर्ट रिडैक्ट करके इन्फॉर्मेशन जो नहीं दे सकते रिडैक्ट कर दीजिए, आप नाम हटा दीजिए, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हटा दीजिए और दीजिए, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मगर जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, जो एग्जेम्पशन अट्रैक्ट करते हैं, या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का दे रहे हैं, उस पर आपको सावधान रहना है। जी सर, जब आपके बात हो रही थी यूके की, और जैसे आपने बताया यूएन से भी आप जुड़े रहे, बहुत रिमार्केबल काम आपने वहाँ पे किया। अब जब हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि चाहे कोई भी बात हो, एक तनाव हमारे दिमाग में चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन का, और जो पूरे विश्व में इक्वेशंस बदल रहे हैं उसका, भारत ने जिस तरह से आगे बढ़कर इजराइल का साथ दिया है, आज तक की जो पॉलिसी थी फ़िलिस्तीन के प्रो फ़िलिस्तीन जिसको कहा जाए, वो चेंज हुई है। क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है जो अभी हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, या फिर अभी एक नई तरह की विदेश नीति हमारे सामने आ रही है? देखिए, नई तरीके का मैं उस पर तो मैं नहीं कहूँगा कि नई तरीके की नीति आई है, मगर ज़रूर हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट वो एक डायनामिक है। कुछ तो इम्यूटेबल है कि आपके कोर प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ आपके नेशनल इंटरेस्ट है, वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में क्या है। जो आपने इजराइल फ़िलिस्तीन का उदाहरण दिया, देखिए इजराइल के साथ जो हुआ था, अभी जो हुआ, वो एक प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म था। अब वजह रूट कॉजेज तो आप देखते रहिए, मगर ये जो हुआ है, जो बच्चों को, महिलाओं के साथ जो ब्रुटैलिटी, जो वो तो आप देख ही रहे हैं टीवी, तो क्या आप उसका निंदा नहीं करेंगे? निंदा करना जरूरी है, और जोर से निंदा करना है। टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज अनएक्सेप्टेबल। और भारत को फोरफ्रंट में रहना चाहिए, और है फोरफ्रंट में, क्योंकि हम खुद विक्टिम रह चुके हैं। भाई आप 26/11 यहाँ हुआ था, और कश्मीर में जो हो रहा था, कश्मीर क्या सब जगह, दिल्ली में आपके आतंकवाद के इंसिडेंट्स होते थे, पहले हुए हैं, सब पूरे देश में। तो भारत तो खैर सफ़र किया है, तो भारत को तो एकदम फोरफ्रंट में होना चाहिए टू कंडेम ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। मगर जो आपने नीति की बात की, आपने विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि वी स्टैंड फॉर टू स्टेट सोल्यूशन।
एंड स्टेट्स टू लिव पीसफुली साइड बाय साइड विद इन देयर ओन बॉर्डर। ये हमारा पुराना पॉलिसी, ये पॉलिसी हमने दोहराया है कि लोग समझते कि नहीं हम अपना पॉलिसी से हट गए, हम हटे नहीं हैं। मगर जो इंसिडेंट हुआ था उसकी निंदा किया हमने, मगर जो हमारा टाइम प्रिंसिपल्ड पॉलिसी है उसको हमने दोहराया बा। लेकिन शायद इस चीज़ को बहुत सही तरीके से हम बता नहीं पाए, और लगातार अगर हम देखें हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, एक तरह से उसने डिनाई कर दिया है भारत को, और जिस तरह से चाइना के लैब में चला गया है, चाइना के साथ हमारे जो कहते हैं कि सुखी वो होता है जिसके संबंध पड़ोसियों से अच्छे हों, पर हमारे पड़ोसियों से ही संबंध खराब चल रहे हैं। सार्क जैसी संस्था जो थी वो एक तरह से अब डिमोलिश हो चुकी है। हम G20, P20 तमाम बातें तो कर रहे हैं, पर अभी ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे दूर की कौड़ी है। जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से निकल रही हैं। बांग्लादेश के साथ भी हम बहुत अच्छे से नहीं जा रहे। हमने कोशिश बहुत की है उनके साथ हाथ मिलाने की। बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उसके साथ उस तरह का संबंध नहीं बना पा रहे हैं जैसा पहले था। कहाँ ऐसी चूक हो रही है, या कौन सी ऐसी बात है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो अभी तक की नीतियों में उसको साफ तौर पे हम देख पाते थे? राशि, इसके तो हमें पूरा एक सेशन लगेगा इसका जवाब देने में, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते होते हैं और जो बाहर देशों के साथ, जो दूर के देशों के साथ, वो फ़र्क है। और चाहे एक, जैसे हम कहते हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, इंडिया प्रभारी है सबसे बड़ा। और हमारे जो नेबर्स, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, यू कांट चूज योर नेबर्स, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। बड़ा सही कहा था वाजपेयी जी ने। इसीलिए जो अब सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और मैं खुद रह चुका हूँ उच्चायुक्त श्रीलंका में हैं। मैं जब मंत्रालय में था, हेड ऑफ डिवीजन, तो मैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान देखता था। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बहुत ही निकटतम संबंध थे। हमने कितना उनको सहायता दिया था उस समय। अब तो खैर दूसरा सरकार चेंज हो गई है, मगर जो हमने सहायता दिया अपने नेबर्स को, वो लोग जानते नहीं हैं कभी। हमने तो बड़ा कोशिश किया श्रीलंका में वहाँ प्रचार करना, और उससे भी ज़्यादा इंडिया में प्रचार करना कि सरकार ने श्रीलंका के लिए क्या किया। अभी जो इनके जो समस्या हुए थे पिछले साल, $8 बिलियन, $4 बिलियन उसके लिए क्यूमुलेटिव $8 बिलियन सहायता, उसमें लोन्स भी थे, ग्रांट्स भी थे, सब थे, मगर ऐसे थे। और फिर स्वैप अरेंजमेंट्स करेंसी के, उसको एक्सटेंड भी किए गए। मेडिसिन, कोविड के टाइम वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन मैत्री, तो ये सब सरकार के। हाँ, ज़रूर आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ तो बहुत ही अच्छे संबंध है अभी। शायद पहले ना रहा हो, पर अभी तो बहुत अच्छे हैं। अब बाद में क्या होगा वो तो हम कह नहीं सकते। श्रीलंका को देखें आप, हाँ भाई, उनका हक बनता है किसके साथ वो दोस्ती करें, किससे पैसे लें, किससे व्यापार करें। हाँ, हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी दे आर फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स। ज़्यादातर इंडिया को चूज़ करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो इंडिया देने को तैयार है, जेनरस है। मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी फिर रिवाइज हुआ इंडिया का ग्रोथ रेट। लोग कहते कि कोविड में तो सबको घाटा हुआ, हमें भी बहुत घाटा हुआ, क्या हमारा बाउंस बैक रहा है आप देखें। और जो नेबर्स हैं हमारे, जो पड़ोस के देश है, वो देख रहे हैं कि भारत उन्नति के पथ पे है, क्या हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते? कौन सरकार होगा जो कहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चीन के साथ या जिसके साथ जाऊंगा, जरूर जाएं आप, मगर भारत की उन्नति का फायदा उठाए। वो आपके बगल में है, वो आपको चाहे सुनामी हो या कोविड हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? भारत। तो इसीलिए पड़ोस ज़्यादा जो आप पढ़ती हैं, सुनती हैं, वो तो होता ही है भाई, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, बाप बेटे में होता है। तो वैसे ही एक फैमिली, परिवार है, तो हमारे मतभेद तो होंगे ही, मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक दो तीन देश जो आप जानती हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने हमारे पड़ोसी देश के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं।
जी बिल्कुल। और ये जब ये सवाल मैंने पूछा आपको, इस बात की दाद देनी चाहिए कि मैं भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आप आए कुछ और बताने के लिए, पर उसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन का अधिकार लगा दिया। बहरहाल सर, जब एक लंबा एक्सपीरियंस रहा आपका सूचना आयुक्त के रूप में, किस तरह के आप अब जबकि ये कार्यकाल आपने पूरा किया है, कहाँ कहाँ आप चाहेंगे कि यहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि इस आयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, लोगों को ये जो बिल्कुल जिसको कहा जाए आश्चर्यजनक अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएँ और ये सब कुछ देश हित में और समाज हित में इसका यूज हो सके। क्या सीख होगी आपकी? देखिए, एक तो फॉर्मल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होता है जो हमारा प्रावधान में आरटीआई एक्ट में है। हर साल हम पार्लियामेंट को रिपोर्ट देते हैं, तो उसमें कुछ सुझाव हम देते हैं, मगर अलग से हम सुझाव भी देते हैं सरकार को कि कैसे एक्ट को मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और आपने जो किया था प्रचार, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुहिम बात यह है कि एक्ट के 18 साल हो गए, लोगों को मालूम है, मगर तब भी अभी भी कुछ बाकी है। सब अगर एक्ट का प्रचार हो कि कैसे नागरिक वो एक्ट वाले जो प्रावधान हैं इस्तेमाल करके पारदर्शी, जवाबदेही, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ सकता है, वो जो ज़्यादा प्रचार हो तो सरकार के भी हित में होगा और नागरिक के भी हित में होगा। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना है सर, हम डिजिटल वर्ल्ड में आज जी रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे कई बार प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को भी ख़तरा होता है। और लेकिन क्या इसका उपयोग जो आरटीआई के लिए किया जा सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में इसका उपयोग, सदुपयोग किया जा सकता है? किस तरह से आपने एक सपना देखा डिजिटल मीडियम को यूज करने के लिए, आरटीआई के अधिकार को सुरक्षित करने? आपने एक अच्छा, मुझे याद आया जो आपने सवाल पूछ रही थी आप, अब दिल्ली उच्च न्यायालय एक मेरा आदेश था, मुझे याद नहीं आया कब का था आदेश, आप देख पता चला, जहाँ हमने कहा था कि जो डिसीशंस हैं उनको अपलोड कीजिए, मैंने उनके रेफरेंसेस तो अपलोड कीजिए अपने वेबसाइट में। एक एडवाइजरी, हम हाई कोर्ट से डरते हैं आदेश देने में, मगर एडवाइजरी जो ज़रूर हमने कहा था, हमारे पास है वो हक जो संसद ने दिया है। तो एक एडवाइजरी इशू किया था हमने कि आप ये जो डेटा है अपने वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। तो वैसे और भी पब्लिक अथॉरिटीज़ को हम देते हैं ऐसे एडवाइजरी जब ज़रूरत पड़ता है। तो ये क्या हुआ कि आप डिजिटल के माने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और सूचना प्रदान कर रहे हैं, तभी तो वो सेक्शन 41(d)(b)(d) है, क्योंकि उसके अगर आप उसके मुताबिक जो आप अपलोड करेंगे तो वेबसाइट पे पूरे डिसीजन मिल जाते हैं। अब आप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब मुझे आता नहीं, कैसे एक्सेस करें वेबसाइट, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, भाई साहब अपने पोते या पोती को कहिए अपने स्मार्टफोन में 1 मिनट में आपको दिखा देंगे। बिल्कुल। तो सही है, आप गांव-गांव में लोग के पास स्मार्टफोन है। अब तो मैंने डिजिटल इलिटरेट हमारी जनरेशन, हम भी अब लिटरेट हो गए हैं और सभी लोग लिटरेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। और सरकार ने बड़ा जोर लगाया उस पर, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, और उसकी ज़रूरत कहीं सूचना आयोग को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सूचना लेने देने का काम ऐसा है कि वो चलता ही रहता है और आगे भी चलता रहेगा सर। आप आए हमारे इस स्टूडियो में, हम सबों से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार जब फिर आप आएंगे तो कुछ ऐसी ही बातें हम आपसे फिर पूछेंगे आपके नए अचीवमेंट्स के बारे में। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमारे साथ इस ख़ास मेहमान का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन आप आगे देख सकते हैं तमाम अन्य कार्यक्रम। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।